दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप सभी लिसनर्स का वेलकम, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मैं सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली और नववर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, यही प्रार्थना है। दीपावली मनाते हुए आप सब अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और आप सबके परिवारों में समृद्धि हो, प्रसन्नता हो, सफलता हो और हर्ष और उल्लास हो, यही मेरी प्रार्थना है। और इसके साथ साथ ये याद रखें कि किसी का भी दिल ना दुखाएं। आप पटाखे उतने ही छोड़ें जितने की आवश्यकता हो। पटाखों की वजह से पर्यावरण को दूषित ना करें और दीपावली जिस कारण से मनाई जाती है वो कारण कभी भी ना भूलें। इन तीज त्यौहार सेलिब्रेशंस के जो मोमेंट्स हैं उनको डिफंक्ट ना करें, यही कहना चाहता हूं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। सफर शुरू करने से पहले आज के अफसानों पर एक नजर। आज पहली कहानी में बताऊंगा कि नवीन निश्चल को अपने रिश्तेदारों के सामने शूटिंग करने का झूठा नाटक क्यों करना पड़ा। दूसरे नंबर पर जानेंगे फिल्म फकीरा के गीत चल चला चल की प्रेरणा कैसे मिली रविंद्र जैन को। इसके बाद बताऊंगा कि बैजू बावरा का गाना रिकॉर्ड करते हुए अचानक लता मंगेशकर खामोश हो गईं। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज याद करेंगे सिंगर एक्टर जीएम दुर्रानी को। फिर अभी अभी ताज़ा शुरू हुआ सेगमेंट रीमेड इन इंडिया, जिसमें बात होगी फॉरेन फिल्म की स्टोरी की जिसे कॉपी किया गया हिंदी फिल्म में। और आखिरी में हमारे सुनने वाले का एक सवाल। दोराहा, बाजीगर और प्रभात जैसी फिल्में बना चुके प्रोड्यूसर रामदयाल और अभिनेता नवीन निश्चल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये वो समय था जब रामदयाल अपनी फिल्म जोरो की शूटिंग के लिए पूरी यूनिट के साथ दिल्ली जाने वाले थे। नवीन निश्चल इस फिल्म का हिस्सा तो नहीं थे, मगर मित्र रामदयाल उन्हें अपने साथ दिल्ली ले जाना चाहते थे। नवीन निश्चल भी उन दिनों आराम के मूड में थे, राजी हो गए। दिल्ली में नवीन निश्चल के कुछ करीबी रिश्तेदार रहते थे। उनके घर न जाना पड़े, इससे बचने के लिए नवीन निश्चल ने झूठ कह दिया कि वो सुबह से शाम तक शूटिंग में व्यस्त रहेंगे, इसलिए ओबेरॉय होटल में ही रुकना पड़ेगा। एक दिन अचानक होटल में उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आ पहुंचे। शूटिंग देखना चाहते थे। नवीन निश्चल ने बात को अगले दिन पर टालकर किसी तरह रिश्तेदारों को रवाना कर दिया। उस दिन रिश्तेदारों के जाने के बाद उन्होंने सारी सिचुएशन प्रोड्यूसर साहब को बताई। तब प्रोड्यूसर ने कहा कि वो अगले दिन सेट पर आ जाएं, रिश्तेदारों को दिखाने भर के लिए उनके एक दो शॉट ले लिए जाएंगे। अगले दिन नवीन निश्चल अपने रिश्तेदारों को लेकर सेट पर पहुंच गए। यहां दिखावे के लिए नवीन निश्चल का मेकअप करवाया गया। बाद में अपने शॉट का इंतजार करने लगे। वहीं डायरेक्टर शिबू मित्रा दूसरे आर्टिस्टों के साथ शूटिंग कर रहे थे। नवीन ने उनसे पूछा, शिबू मेरे शॉट कब लोगे? इस पर शिबू मित्रा ने उनसे कहा, बस ये सीन हो जाए उसके बाद आपकी बारी है। इसके बाद नवीन हर आधे घंटे में शिबू से पूछते और शिबू मित्रा उन्हें आधे घंटे की बात कहकर टालते रहे। इस तरह इंतजार करते करते लंच टाइम हो गया। सुबह से इंतजार कर रहे नवीन निश्चल के रिश्तेदार अब तक पूरी तरह से बोर हो चुके थे, पक चुके थे। इसलिए लंच के फौरन बाद रिश्तेदार घर लौटने की बात कहकर वहां से रवाना हो गए और इस तरह नवीन निश्चल की जान छूटी। बात करूंगा 1976 में आई फिल्म फकीरा के टाइटल सॉन्ग की, चल चला चल फकीरा चल चला चल। ये एक प्रेरणादायक गीत है। इस फिल्म में दो वर्जन में है, एक हेमलता की आवाज में और एक स्वर्गीय महेंद्र कपूर की आवाज में। इस गीत को लिखा और संगीतबद्ध किया था रविंद्र जैन ने। हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि छोटी सी उम्र में ही रविंद्र जैन की आंखों की रोशनी जाती रही थी, मगर उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनकी ये कमी उनके और संगीत के बीच में रुकावट नहीं बनी। अपने एक इंटरव्यू में रविंद्र जैन बताते हैं कि दुनिया में हर आदमी किसी न किसी पहलू से विकलांग है, चाहे वो शरीर से हो, मानसिक रूप से हो या फिर जीवन में कोई और अभाव हो। विकलांगता का मतलब ये नहीं कि शरीर का कोई अंग ना हो या उसमें कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो, व्याधि हो।
वो कहते हैं कि डिसेबिलिटी कैन बी योर एबिलिटी ऑल्सो। इससे आपकी क्षमता दुगनी हो जाती है। चल चलाचल गीत के लिखे जाने के पीछे भी यही बात है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक गीत है, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। अगर तुम्हारी पुकार सुनकर कोई ना आए तो तुम अकेले ही निकल पड़ना। इसी से प्रेरित होकर रविंद्र जैन ने फकीरा का ये गीत लिखा था। सुन के तेरी पुकार, संग चलने को तेरे कोई हो ना हो तैयार, हिम्मत ना हार, चल चला चल अकेला चल चला चल, फकीरा चल चला चल। बैजू बावरा के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। मोहे भूल गए सांवरिया टेक शुरू हुआ, साज बजने शुरू हो गए। लता मंगेशकर ने गाना गाना शुरू कर दिया, मोहे भूल गए सांवरिया। अभी लता मंगेशकर ने चंद लाइनें ही गाई होंगी कि अचानक उनकी आवाज सुनाई देना बंद हो गई। साज सुनाई पड़ रहे थे, सब कुछ ठीक था, सिर्फ लता की आवाज नहीं आ रही थी। समझ में नहीं आया तो नौशाद रिकॉर्डिंग रूम में गए और लता को देखकर हक्का बक्का रह गए। लता मंगेशकर की आंखों से आंसू बह रहे थे। नौशाद ने पूछा, क्या बात हो गई, रो क्यों रही हो? लता ने खुद को संभालते हुए कहा, न जाने इस गाने में ऐसी क्या बात है कि गला रुंध गया, मेरी आंखें भर आईं, मैं ये गाना अभी गा नहीं पाऊंगी। नौशाद लता को लेकर कंट्रोल रूम में आए। उनका मन बदलने के लिए, ढाढ़स बंधाने के लिए, तसल्ली देने के लिए काफ़ी देर तक उनसे बातें की और जब लता वापस नॉर्मल हो गई तब उन्होंने दोबारा रिकॉर्डिंग शुरू की और इस तरह से ये गीत रिकॉर्ड हुआ। दिल ने फिर याद किया। दिल याद करेगा जीएम दुर्रानी को। जीएम दुर्रानी यानी कि गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी का जन्म 1919 को पेशावर में हुआ था। एक बहुत कंजर्वेटिव पठान परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। संगीत के शौकीन जीएम दुर्रानी जब भी दुकान पर सामान लेने जाते तो वहाँ बजने वाले गाने बड़े शौक से सुनते रेडियो पर और साथ ही गुनगुना भी लिया करते थे। उनकी आवाज़ सुनने वाले उनसे कहा करते थे कि तुम बॉम्बे चले जाओ, वहाँ जाकर ट्राई करो। बहुत सुनी ये बात और ये बात गुलाम मुस्तफ़ा के जहन में घर कर गई और वो एक्टर और सिंगर बनने के लिए बॉम्बे चले आए। पहुंचे, थोड़े दिन रहे और जल्दी ही उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जीएम दुर्रानी ने मिनर्वा मूवी टोन में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। मिनर्वा मूवी टोन के ओनर सोहराब मोदी को गुलाम मुस्तफ़ा की आवाज़ पसंद आई। उन्होंने जीएम दुर्रानी को 35 रुपये महीने की नौकरी पर रख लिया। जब ये खबर फैली कि सोहराब मोदी ने एक नए सिंगर को नौकरी पर रखा है तो उन्हें शादियों में गाने के ऑफर भी मिलने लगे। इसके बाद यहाँ दुर्रानी को पेड़ों के इर्द गिर्द नाचते हुए गाने पसंद नहीं आए, जिस कारण वो कुछ समय के लिए दिल्ली रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ गए। आगे जीएम दुर्रानी बॉम्बे रेडियो स्टेशन से ड्रामा आर्टिस्ट के तौर पर जुड़ गए। यहाँ उन्हें 40 रुपये महीना मिला करता था। 3 सालों के अंदर जीएम दुर्रानी की सैलरी बढ़कर 70 रुपये हो गई, मगर किस्मत एक बार फिर से उन्हें फिल्मों में खींच लाई। 1940 के आते आते तक फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग शुरू हो चुकी थी। ऐसे में गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी को उनके गुरु रफ़ी गज़नवी ने फिल्म बहुरानी में गीत गाने का मौका दिया। फिल्म में जीएम दुर्रानी ने एंग्लो इंडियन लेडी एक्ट्रेस मिस रोज के साथ गीत गाए। प्लेबैक सिंगिंग के लिए उन्हें 75 रुपये दिए गए, जबकि नौकरी में उन्हें 70 रुपये एक महीने में मिला करते थे। दुर्रानी साहब ने नौकरी छोड़ दी और फिल्मों की तरफ मुखातिब हो गए। जल्दी उनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद से हुई, जिन्होंने जीएम दुर्रानी को फिल्म दर्शन में गीत गाने का मौका दिया। गीत के बोल थे, ओ परदेसी बाबू आते जाते रहना। इसी फिल्म में दुर्रानी ने मीरा के साथ 2 डुएट भी गाए। फेमस एक्ट्रेस ज्योति, जिनका असली नाम सितारा बेगम था, उन्होंने भी जब दुर्रानी के साथ गीत गाए तो वो जीएम दुर्रानी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। दोनों के बीच प्रेम का पुष्प अंकुरित हुआ और जल्दी ही दोनों ने शादी कर ली। जीएम दुर्रानी ने अपने करियर के दौरान फिल्म भरत मिलाप में रघुकुल रीत सदा चली आई,
फिल्म चूड़ियाँ के लिए टाइटल सॉन्ग चूड़ियाँ ले लो, फिल्म किसी से ना कहना तू अश्क बन के टपका, फिल्म बाजूबंद के लिए झटपट झटपट दिया बुझाओ, फिल्म नई दुनिया में राजकुमारी दुबे के साथ डुएट दिल लूट लिया जी दिल लूट लिया, और प्रेम ने मन में आग लगाई, फिल्म सुनहरे कदम में सुधा मल्होत्रा के साथ ये घर आपका है और ना तो इनकार किया जैसे यादगार गीत गाए। जीएम दुर्रानी ने अपने आखिरी दिन गुमनामी के अंधेरे में बिताए और 1988 को बम्बई में उनका इंतकाल हो गया। 1975 में आई एक जापानीज फिल्म की, जिसमें एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन अपने साथियों के साथ सरकार से फिरौती की रकम वसूलने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके तहत वो टोक्यो से हकाता की जर्नी पर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में बम रख देता है। ट्रेन चलने के बाद रेलवे सिक्योरिटी को इसकी जानकारी देता है। साथ ही इस खबर को साबित करने के लिए ये आदमी गुड्स ले जा रही ट्रेन में एक बम विस्फोट भी कर देता है, जिसके बाद ट्रेन के ड्राइवर को इस सूचना दी जाती है कि ट्रेन की स्पीड को 120 किलोमीटर प्रति घंटा से कम नहीं करना है, नहीं तो बम फट जाएगा। ट्रेन को भागते देख न रुकते देख पैसेंजर्स में खलबली मच जाती है। इन्हीं के बीच एक प्रेग्नेंट लेडी भी है, जिसे प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। बिजनेसमैन यात्रियों की सेफ्टी के लिए $5 मिलियन की डिमांड रखता है। आखिर में पुलिस इसको ढूंढकर मार गिराती है, साथ ही ट्रेन के बम को भी डिफ्यूज कर यात्रियों की जान बचा ली जाती है। अब बात करता हूं इस जापानीज फिल्म की स्टोरी पर बनी हिंदी फिल्म की। हिंदी फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था द बर्निंग ट्रेन, जिसे डायरेक्ट किया था रवि चोपड़ा ने। यह सुपरफास्ट ट्रेन भी दिल्ली से बॉम्बे की जर्नी पर निकलती है, जिसके इंजन में डैनी डेंगजोंगपा बम रख देते हैं और वैक्यूम पाइप भी निकाल देते हैं। बीच रास्ते में बम ब्लास्ट होता है, ट्रेन में आग लग जाती है, खलबली मच जाती है। लोगों की जान बचाने के लिए काफ़ी प्रयासों के बाद ट्रेन को रोका जाता है और इस काम को अंजाम देते हैं धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, जितेंद्र और विनोद मेहरा। इन चारों के अलावा इस मल्टी स्टारर फिल्म में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। बावजूद इसके फिल्म ने औसत बिजनेस ही किया। प्रोड्यूसर थे BR चोपड़ा। मुंबई से केतकी शर्मा ने पूछा कि क्या RD बर्मन ने कोई ऐसी फिल्म की एज ए म्यूजिक डायरेक्टर जिसमें कोई गीत नहीं था? जी है, ऐसी फिल्म है। 1971 में आई फिल्म हलचल। फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे OP रहलन, उन्होंने मेन रोल किया था पीटर का। इसमें कोई गीत नहीं है, बट टाइटल ट्रैक चलता है, वो भी एक ही शब्द है, हलचल। इसको गाया RD बर्मन और आशा भोसले ने। इसी शब्द के सहारे, यानी हलचल शब्द के सहारे, पूरा एक ट्यून बन जाती है छोटी सी, और टाइटल ट्रैक चलता रहता है। उम्मीद है आप हमारे इस जवाब से संतुष्ट होंगी। मेहरबान दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर आपसे भेंट होगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। आज यहीं विराम देता हूँ। अपना ख्याल रखें। आने वाले दिन, हफ्ते, माह मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।